बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, नवाज शरीफ की 2 मुकदमात में या 2 रेफरेंसेस में बरियत ने निज़ाम अदल पे सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल खड़े कर दिए हैं 3 चीफ जस्टिस पे और 1 पियोनी जज पे, और सवाल खड़े कर दिए हैं एक साबिका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे और साबिक डीजी ISI पे, और सवाल खड़े कर दिए हैं नेब पर, नेब की कारकर्दगी पर और नेब के किरदार पर, नेब के वजूद पर। और इसके अलावा इस बरियत ने, यानी इससे पहले भी जो चीजें होती रही हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन नवाज शरीफ की जो बरियत है ये खसूसी अहमियत की हामिल है, इसलिए कि नेब ने 50 मेगा करप्शन के केसेस पर कितना खर्च किया और पिछले यानी 2018 से लेकर यानी आज की या गुज़िश्ता रोज की तारीख तक नेब ने कौमी खजाने को कितना नुकसान पहुंचाया, अपनी साख को कितना नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान के निज़ाम अदल को कितना नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम को कितना नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर को कितना नुकसान पहुंचाया। ये तमाम उमूर हम आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। इसलिए आपसे इल्तिमास है कि अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज नवाज शरीफ की बरियत एक इंतहाई अहम मामला था, इंतहाई अहम वाकया था। मैं नवाज शरीफ की बरियत के पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि मैं जानता हूं कि नवाज शरीफ की सजा एक सियासी इंतकामी कार्रवाई क्या कहते हैं उसको, कारस्तानी थी, और बरियत भी। अगर आज नेब झूठ बोल रहा है तो सवाल फिर भी वही आता है कि या तो फिर कल नेब ने झूठ बोला था। तो मसला मैं सीधा आपको बता चुका हूं कि जब जजेस के चैम्बर से ISI के अफसरान निकलना शुरू होंगे, जब जो है वो जजेस के घरों पर ISI के लोग पहुंच जाएंगे, तो फिर ऐसे ही फैसले आएंगे, इस तरह के सवालात ही उठेंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज की नवाज शरीफ की बरियत ने जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस एजाजुल एहसन जैसे लोगों को कटहरे में खड़ा कर दिया है। इनके वजूद पर सवालिया निशान लगा दिया है, सवालिया निशान लगा दिया है। साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है, साबिक DG ISI जनरल फैज हमीद पर। और मतलब इनका किरदार क्या है? इनका किरदार पॉलिटिकल इंजीनियरिंग था, इनका किरदार बेंच फिक्सिंग था, इनका किरदार मैच फिक्सिंग था, इनका किरदार प्रोजेक्ट इमरान को लॉन्च करना था, इनका किरदार नेब को मतलब इखलाकी तौर पर जो चेयरमैन नेब है उनको विक्टिमाइज करके, उनको घेर के और उनसे अपनी मर्जी के फैसले लेना था। और इनका काम जो खास बेंचेस बने हुए थे, जजेस थे नेब कोर्ट से, उनके जजेस से खास फैसले लेना था और उन फैसलों की तौसीक आला अदलिया से करवानी थी। तो इसलिए बहुत कुछ मैनेज होता रहा, लेकिन यहाँ पर जहाँ जो है वो JITs बनी और JITs भी व्हाट्सएप ग्रुप्स पे बनी, तो आप अंदाजा करें कि व्हाट्सएप ग्रुप्स पर JITs बनी और फिर उन्होंने अपनी मर्जी का फैसले भी दिए। तो नेब का इसमें किरदार क्या रहा और नेब का माजी में किरदार क्या रहा है? बिलखुसूस पिछले 8 सालों में नेब का भोंडा किरदार खुलकर अवाम के सामने आया है। मैंने कहा कि जिस तरह जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस एजाजुल एहसन कटहरे में आके खड़े हो गए हैं, इसी तरह नेब भी कटहरे में खड़ा है। इसी तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा भी कटहरे में खड़े हैं, जनरल रिटायर्ड फैज हमीद भी कटहरे में खड़े हैं। नवाज शरीफ ने भले इनको माफ कर दिया हो, नवाज शरीफ ने भले इनके हर चीज पे पर्दा रखा हो, लेकिन वक्त और खुद अदलिया के फैसलों ने इनके चेहरों से नकाब हटा दिया है। नाज़रीन, नेब की हकीकत क्या है? नेब क्या करता रहा है पिछले 8 साल में, उसके हवाले से जाहिद गिशकोरी साहब हैं जो अपना हम इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह हैं, और उनकी टीम ने नेब का एक पोस्टमार्टम किया है और कमाल पोस्टमार्टम किया है। देखें, जिसका क्रेडिट हो उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। जाहिद गिशकोरी साहब
بہت اچھے جرنلسٹ ہیں, بہت انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی کی حق تلفی ہو یا کسی کا کریڈٹ ہم اپنے کھاتے میں ڈال لیں. یہ صحافتی بددیانتی کہلواتی ہے. بہرحال زاہد کشکوری صاحب کی ٹیم کی جو تحقیقات ہے انہوں نے بہت اہم تحقیقات کی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آخری تک آپ بنے رہیں اور اس کو سنیں اور عبرت حاصل کریں, اور پھر دیکھیں کہ پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ کس طرح کھلواڑ کیا جاتا ہے. لیکن سیاستدان تو آج بھی گردن اونچی کر کے عوام میں موجود ہیں, لیکن وہ جو سازشیں کرتے تھے وہ کہاں ہیں, وہ کہاں پہنچ گئے, ان کا انجام کیا ہوا؟ وہ تو اب تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے عدلیہ میں ہر طرف مولوی مشتاق بیٹھے ہیں, ہر طرف نسیم حسن شاہ بیٹھے ہیں, ہر طرف جسٹس منیر بیٹھے ہیں, اسی طرح کے گندے بدبودار کردار بیٹھے ہیں. جس طرح ابھی جو ہے وہ کیا نام تھا, نام ہی ایک تو عمر تھا گندیال, ٹھیک ہے, اس طرح گھٹیا مطلب سوچ کے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے بہت نظام عدل کو نقصان پہنچایا. ناظرین, جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ تحقیقات کے مطابق نیب نے مجموعی طور پر جو ہے وہ ان 8 سال میں 27 ارب روپے خرچ کیے ہیں. یہ جو 50 میگا کرپشن کے کیسز ٹارگٹ کیے تھے نیب نے, یہ صرف 27 ارب روپے ان پر خرچ ہوئے ہیں. یہ ابھی تو ابتدا ہے, ابھی تو سنیے. جبکہ نیب کی دستاویزات کے مطابق ان میگا کرپشن میں ملوث ہائی پروفائل شخصیات پر لگ بھگ 900 ارب روپے کا قومی خزانے کو نقصان پہنچا ہے, یعنی مبینہ نقصان پہنچا ہے. اچھا, نیب کے نئے قانون کی روشنی میں چند بڑے کیسز پہ فیصلہ نیب کے خلاف بھی آ چکا ہے. یعنی اندازہ کریں کہ 27 ارب روپے ایک, 900 ارب روپے ایک. اب آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ آگے کہہ رہے ہیں کہ 2017 سے آج تک نواز شریف کی بریت تک یعنی پاناما کیس کی تحقیقات پر سرکار کے لگ بھگ 1 ارب روپے سے زائد اخراجات آئے ہیں, جبکہ نیب, FIA, مشترکہ تحقیقاتی ٹیموں, غیر ملکی فرم کے خدمات اور ایسٹ ریکوری یونٹ ان 8 سالوں میں نہ کسی بڑے کو سزا دلوا سکا, نہ ہی ایک دھیلا بھی وصول نہیں کروا سکا. نیب 1 روپے کی بھی وصولی نہیں ہوئی. 50 ہائی پروفائل کیسز میں نامزد 80% ملزمان نے ضمانت حاصل کر لی اور ان کے کیس ختم ہو گئے, جبکہ 5% بری بھی ہو گئے. اور دوسری جانب نیب نے 55% بڑی مچھلیوں کے خلاف انکوائریاں جو ہے وہ بند کر دیں. اب مزید کہہ رہے ہیں کہ ٹیم کی اپنا تحقیقاتی ٹیم کے مطابق وزارت قانون 24 احتساب عدالتوں کے 69 ججز اور عملے کے لیے 8 سال میں 80 کروڑ جاری کیے. ایسٹ ریکوری یونٹ اخراجات کی مد میں 17 کروڑ روپے کھا چکا ہے, جبکہ جو ہے وہ اپنا ایسٹ ریکوری یونٹ ٹیموں نے 41 سے زائد غیر ملکی دورے کیے. ایسٹ ریکوری یونٹ اور نیب کی ٹیموں نے 20 کروڑ روپے کے سرکاری خرچ پر امریکہ, برطانیہ, UAE, چین اور سوئٹزرلینڈ کے دورے کیے, لیکن کامیابی نہیں ملی. ظاہر ملنی نہیں تھی نا. علاوہ ازیں نیب نے مالی سال 2018-19 کے بجٹ میں سرکار سے 2 ارب 32 کروڑ روپے حاصل کیے, جبکہ نیب نے جو ہے وہ جبکہ نیب نے 2019-20 کے بجٹ میں سرکار سے 4 ارب 34 کروڑ روپے حاصل کیے. اس کے علاوہ نیب نے مالی سال 2020-21 کے بجٹ میں حکومت سے 5 ارب 8 کروڑ روپے حاصل کیے. نیب نے 2020-21 میں حکومت سے 50 کروڑ روپے کی اضافی گرانٹ بھی حاصل کی. نیب نے مالی سال 2021-22 کے بجٹ میں حکومت سے 5 ارب 13 کروڑ روپے, جبکہ مالی سال 2022-23 میں نیب نے 5 ارب سے زائد کی رقم حاصل کی. تحقیقات کے مطابق 95% ملزمان نے 37 دن جسمانی ریمانڈ پر نیب کسٹڈی اور 130 دن جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں گزارے. تمام ملزمان نے مجموعی طور پر 1650 دن نیب کے ریمانڈ پر گزارے اور ان پر تقریباً 27 کروڑ روپے کے قومی اخراجات آئے. مزید کہہ رہے ہیں کہ ان ہائی پروفائل ملزمان نے 2018 سے اب تک مجموعی طور پر 5900 دن مختلف جیلوں میں گزارے. جیلوں اور عدالتوں میں پیشی کے اخراجات کی مد میں ان ملزمان پر لگ بھگ 30 کروڑ روپے خرچ کیے گئے.
मुलजमान पर किए गए अखराजात का तखमीना नेब जेल इंतजामिया अदालतों और महकमा पुलिस से हासिल की गई मालूमात से लगाया गया है। नेब ने 2017 से अब तक 250 से ज्यादा मौजूदा और साबका अराकीन पार्लियामेंट के खिलाफ केसेस की तहकीकात की। नेब ने कौमी खजाने को 700 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने वाले अफराद के खिलाफ 513 रेफरेंसेस, इन्वेस्टिगेशंस, इंक्वायरीज और शिकायत पर काम किया। बहुत काम किया जी, इन्होंने बड़ा काम किया। चेयरमैन नेब ने खसूसी सेल में 12 अफसरान और 26 अफराद पर मुश्तमिल सपोर्टिंग स्टाफ को उन केसेस पर तैनात किया। खसूसी सेल के अफसरान और सपोर्टिंग स्टाफ की तनख्वाहों की मद में 8 करोड़ रुपए खर्च किए गए। एक मौके पर 2 मुश्तरका तहकीकाती टीमें भी इन केसेस के लिए तश्कील दी गई, जिन पर 2 करोड़ रुपए अखराजात आए और लगभग 7 करोड़ रुपए के अखराजात प्रोसिक्यूशन टीम पर भी खर्च किए गए। नेब इंटेलिजेंस विंग और स्पेशल विंग ने बैरून मुल्क खास तौर पर बरतानिया और यूएई से मालूमात के लिए भी लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च किया। नेब की फ्रांसिक लैब फेक ट्रांजैक्शंस के जायजे के लिए इस्तेमाल हुई, उस पर 2 करोड़ रुपए खर्च हुए। ठीक है जी। आगे कह रहे हैं कि जी नेब ने कौन कौन से सियासी रहनुमाओं को कितने कितने दिन जेर हिरासत रखा, जरा आप ये भी सुन लें। आसिफ जरदारी 9 जून 2019 से 11 दिसंबर 2019 तक 68 दिन जो है वो मुबैना जाली अकाउंट्स केस में जेल में और नेब कस्टडी में रहे। साबिक सदर की बहन फरियाल तालपुर जो है वो 56 नेब की कस्टडी में और 113 दिन जेल में गुजारे। फरियाल को 17 दिसंबर 2019 में जमानत पर रिहा किया गया। साबिक सदर और उनकी बहन 54 अरब रुपए के मुबैना जाली अकाउंट्स केस में मुलविस करार दिए गए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2017 में नेब को भेजे गए इस केस पर मुश्तरका तहकीकाती टीम भी 8 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी। शहबाज शरीफ ने 2018-19 और 2020-21 में 293 दिन नेब कस्टडी में और जेल में गुजारे और इसी तरह हमजा शहबाज ने जून 2019 से फरवरी 2021 तक 697 दिन जेल और नेब कस्टडी में गुजारे। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ आमदन से ज्यादा असाजात, आशियाना, इकबाल हाउसिंग स्कीम, चौधरी शुगर मिल्स और 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केसेस बनाए गए। इस दौरान नेब, एफआईए और एआरयू के 13 हुकाम ने बरतानिया के 4 दौरे मालूमात के हुसूल के लिए किए। बरतानिया के इन 4 दौरों पर इन हुकाम ने 3 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च किए। नेब ने शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ केसेस में 15 इन्वेस्टिगेशन अफसरान, प्रोसिक्यूटर, स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स मुकर्रर किए और लगभग 14 करोड़ रुपए खर्च किए। शहबाज शरीफ और हमजा की पेशियों के मौके पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर दस्तों बुलेट प्रूफ गाड़ियों और फ्यूल की मद में 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए। नाज़रीन, जरा अंदाजा करते जाया कि हमारे मुल्क के कौमी खजाने को किस तरह लूटा गया। कहते हैं ना कि स्टील मिल एक व्हाइट एलिफेंट है, या पीआईए को या रेलवे के हवाले से इस तरह की बातें की जाती हैं, तो उनके केसेस की तहकीकात करने वाला इदारा खुद इस कौम के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है वो आदाद शुमार मेरे लिए तो कम से कम चौंका देने वाले हैं। नेब ने राजा परवेज अशरफ, बाबर अवान, कमरुल इस्लाम, मीर शकील रहमान और तैयबा फारूक वगैरह के खिलाफ केसेस पर 25 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च किए। ठीक है जी। राजा परवेज अशरफ, बाबर अवान, कमरुल इस्लाम, मीर शकील रहमान और तैयबा फारूक नेब केसेस में बाइज्जत रिहा हो गए और नेब ने 3 दर्जन से ज्यादा हाई प्रोफाइल केसेस पर 32 करोड़ रुपए खर्च किए और ये केसेस इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस के बाद बंद कर दिए गए। साबिक वजीर आजम तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ अल कादिर ट्रस्ट केस में 10 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं अभी तक। अल कादिर ट्रस्ट केस में मेरे ख्याल में जब तक ये मुकम्मल होगा, जितने का अल कादिर ट्रस्ट केस में करप्शन हुई है उससे कहीं ज्यादा के ये अखराजात कर चुके होंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन 100 दिन से ज्यादा जेल में हैं। नेब ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आमदन से ज्यादा असाजात केस में 3 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए। ख्वाजा आसिफ 29 दिसंबर 2020 से
23 जून 2021 तक 179 दिन नेब कस्टडी और जेल में गुजारे। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक के खिलाफ केसेस में 7 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ख्वाजा बिरादरान ने 2 फरवरी 2019 से 17 मार्च 2020 तक 404 दिन नेब कस्टडी और जेल में गुजारे। मरियम नवाज ने चौधरी शुगर मिल्स और पनामा केसेस में 47 दिन नेब कस्टडी और 39 दिन जेल में गुजारे। मरियम नवाज के खिलाफ केस में नेब ने लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च किए। नेब ने सिंध असेंबली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी के खिलाफ केसेस में 3 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए। पीपुल्स पार्टी रहनुमा शर्जील इनाम मेमन की मुबैना करप्शन केस में 545 दिन जेल में रहे और नेब ने साबिक पेट्रोलियम मिनिस्टर आसिम हुसैन के खिलाफ केसेस में 16 करोड़ रुपए खर्च किए। वो 70 दिन तक नेब कस्टडी और जेल में रहे। नेब ने आसिम हुसैन और शर्जील मेमन के खिलाफ केसेस में गुज़िश्ता 4 साल में करोड़ों रुपए खर्च किए। नेब ने सैयद खुर्शीद शाह के खिलाफ केस में 10 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए और वो 763 दिन नेब कस्टडी और जेल में रहे। नेब ने नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसान इकबाल के खिलाफ केस पर 3 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए। वो 64 दिन नेब कस्टडी और जेल में रहे। नेब ने IPP के सदर अलीम खान के खिलाफ केस में 7 करोड़ रुपए खर्च किए। वो 6 फरवरी 2019 से 15 मई 2019 तक नेब कस्टडी और जेल में रहे। नेब ने दो ब्यूरोक्रेट्स फवाद और अहद चीमा के खिलाफ केसेस में 6 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च किए। फवाद 586 दिन नेब और जेल कस्टडी में रहे, जबकि अहद चीमा 616 दिन नेब कस्टडी और जेल में रहे। दोनों बाइज्जत बरी हुए और मामले पर नेब वजारत कानून और वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की जा रही है। अब नाज़रीन आप बता दें मुझे, अब आपके सारे अदाद शुमार आपके सामने हैं, क्या इस इदारे को रहना चाहिए? क्या नेब का होना जरूरी है? जब FIA मौजूद है, FIA को आपने इंडिपेंडेंट किया, सावरन किया, क्या वो खुद मुख्तार इदारे हैं? क्या कोई ऐसा इदारा है जो सियासत ज़दा ना हो? कोई ऐसा इदारा है जिसको सियासतदानों ने और एस्टेब्लिशमेंट ने बैसाखियों पर खड़ा ना किया हो? अदलिया से लेकर मतलब क्या कहूं मैं, कहां तक जाऊं मैं, यहां तक कि जो कानून साज इदारे हैं यानी पार्लियामान, वहां पर भर्तियां, मेडिकल के बिल्स और ओवर बिलिंग और ओवर टाइम्स और इनके नाम पर जितनी करप्शन होती है किसी ने नहीं सोचा है। सिर्फ जो अरकान असेंबली की जो मेडिकल के बिल होते हैं, बीमार हों या ना हो, हर दूसरे महीने तीसरे महीने उनके मेडिकल के बिल्स पहुंच जाते हैं और फिर असेंबली सेक्रेटेरिएट को वो पैसे पे करने पड़ते हैं। तो इस तरह नेब जो है एक ऐसा इदारा है कि जिस इदारे का वजूद इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के सियासी निजाम के लिए खतरा बन गया है। नेब का वजूद इस मुल्क के जमहूरी निजाम के लिए खतरा बन गया है। बिल्कुल इस तरह जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट अब जो है वो इस वक्त अगर वो एपॉलिटिकल हो चुकी होती, जिस तरह ऐलान किया था कि जो एपॉलिटिकल हो चुकी है, अगर वो एपॉलिटिकल हो चुकी होती तो मतलब ठीक था, लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये सब अपने आप में एक बहुत बड़े सवाल है। एस्टेब्लिशमेंट न सिर्फ खुद एपॉलिटिकल नहीं हो रही, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट जानबूझकर उन किरदारों को बचाने की कोशिश कर रही है जिन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, जिन्होंने इंतखाबात के नतायज RTS बिठाकर तब्दील किए, जो निज़ाम अदल पर असरअंदाज हुए, जो इदारों पर असरअंदाज हुए, जिन्होंने इदारों को मफलूज किया, इदारों के अफसरान के ज़मीर को टकों में खरीदा, बल्कि वो क्या खरीदा, ये तो खुद टकों में बिकने के लिए तैयार है। तो इस तरह अगर नेब की मौजूदगी में देखें, मैंने कहा ना कि FIA मौजूद है, FIA मौजूद है, इसके अलावा जो है वो सूबों में एंटी करप्शन के इदारे मौजूद है, एंटी करप्शन मौजूद है, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, एक पूरा सिस्टम मौजूद है। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि FIA को
اور جو ہے وہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو ایک خود مختار ادارے بنا کر اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا جائے، جو پولیٹیکل سے اثر انداز جس پر نہ ہو، یعنی جو غیر سیاسی ہوں مکمل طور پر، اور الیکشن کمیشن کو بھی اس طرح غیر سیاسی بنا کے اور مستحکم کر کے اپنے پاؤں پر کھڑا کر دے، تو میرے خیال میں پاکستان کی معیشت بہتر راہ کی طرف جا سکتی ہے۔ لیکن جاتے جاتے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ثاقب نثار، آصف سعید کھوسا اور اعجاز الاحسن، جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید اور اس طرح کے یہ جو کردار رہے ہیں، جسٹس گلزار، جسٹس کس کا نام لیں، ان کے خلاف اور کچھ نہیں کر سکتے تو ان کو کٹہرے میں لا کر ان سے معافی منگوائیں، ان کو مجبور کریں کہ یہ اپنے جرم کو قبول کریں، تاکہ جو اس کے پیچھے والے آ رہے ہیں ان کو اندازہ بھی ہو، احساس بھی ہو کہ اگر ہم کچھ کریں گے تو ہم بھی کٹہرے میں کھڑے کر دیے جائیں گے۔ جاتے جاتے میں صرف ایک سوال پوچھوں گا آپ سے، کیا کوئی ہے جو مجھے بتا سکے کہ موت کو موت نہیں آنی؟ جب موت کو موت آ سکتی ہے تو پھر منصف جو ہے وہ خود کٹہرے میں کھڑا کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب موت کو موت آ سکتی ہے تو پھر محافظ کٹہرے میں کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا؟ یہ سوال ہے جو میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ کیوں قانون ساز اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ احتساب سے بالا تر ہوں؟ کیوں سرحدوں کی حفاظت پر تعینات محافظ اور ان کے نام پر جو رقم لوٹنے والے جرنیلز ہیں، بڑے عہدوں پر فائز ہیں، جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، وہ ہر قسم کے احتساب سے بالا تر ہوں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ سوال ہے کہ جو آپ کو سوچنا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ ہم سب کے ذہنوں کو مفلوج کر دیا گیا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ ان چیزوں پر نہ سوچ سکیں۔ بہرحال سوچیں نہ سوچیں آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔